पनीली आँख है बच्चों की रोटी के सवालों में, और उलझे हुए हैं लोग मजहब के बवालों में। मरेगी भूख से पीढ़ी, रहेगा कुछ भी नहीं बाकी, अगर लगती रहेगी जंग ऐसे ही कुदालों में। नमस्कार साथियों, मैं हूं कुमार विवेक। अभी अभी जो मैं पंक्तियां गुनगुना रहा था, ये पंक्तियां लिखी गई हैं शफीक अंसारी मासूम सदरपुरी जी के द्वारा, जिनका बहुत ही जल्द एक गज़ल संग्रह आने वाला है जिसका शीर्षक है तिजारत दर्द की। साथियों, कहीं पर अदम गोडवी साहब लिखते हैं कि भूख के एहसास को शेरो शुखन तक ले चलो, या अदब को मुफलिसियों की अंजुमन तक ले चलो। जो गज़ल माशूक के जलवों से वाकिफ़ हो चली, उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। माशूक के जलवों से बेवा के माथे की शिकन की गज़ल की जो यात्रा है, उसमें बहुत बड़े नाम लिए जा सकते हैं। अदम गोडवी साहब, हमारे दुष्यंत कुमार जी। जो पंक्तियां मैं अभी गुनगुना रहा था, उसकी पहली लाइन देखिए कितना चोट कर रही है कि पनीली आँख है बच्चों की रोटी के सवालों में, और उलझे हुए हैं लोग मजहब के बवालों में। ऐसी पंक्तियां लिखने के लिए शफीक भैया आपको बहुत बहुत बधाई। तिजारत दर्द की निश्चित रूप से एक हिट होने वाली किताब है, मुझे पूरा भरोसा है। मैं बीते 10 वर्षों से जितना शफीक भाई आपको जानता हूँ, उस आधार पर केवल इतना ही कह सकता हूँ कि आपने जो भी लिखा है हमेशा ही आम आदमी की पीड़ा लिखी। अपने इर्द गिर्द जो भी घटनाक्रम देखा, उसको अपने साहित्य का वर्ण विषय बनाया। मुझे ये कहते हुए बड़ा गौरव भी होता है, और सच पूछिए तो एक साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते अच्छा भी लगता है ये जान करके कि वर्तमान में भी ऐसा साहित्य रचा जा रहा है। तो इसलिए सबसे बहुत बड़ी बात है, बधाई है, शुभकामनाएं हैं। तिजारत दर्द की गज़ल संग्रह लोगों तक जब पहुंचेगा, निश्चित रूप से लोग इसको पसंद करेंगे। ढेरों शुभकामनाएं हैं। लेकिन उस सबसे इतर शफीक भैया आपके बारे में जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है, और लोगों को भी बताना चाहता हूँ, कि कोई भी साहित्यकार, कोई भी गीतकार या कोई भी कलाकार अपने रचना संसार में उन्हीं चीज़ों को ले आ पाता है जिन्हें कहीं ना कहीं उसने देखा होता है, जो उसने भोगा होता है, समझा होता है। और कहीं ना कहीं चूँकि व्यक्तिगत रूप से बीते 10 वर्षों से लगभग मैं शफीक अंसारी मासूम सदरपुरी जी से परिचित हूँ, इसलिए मैं ये जानते हुए भी बहुत सारी बातें कि वो किस तरह से रहते हैं, किस तरह से उनकी सोच है, और मानववाद के प्रति उनका क्या नज़रिया है। मैं सच पूछे तो उनके करीब इसीलिए आया क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो वाकई में, साहित्य तो बाद में हम दोनों के जुड़ाव का कारण बना, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में ही बहुत उम्दा इंसान मुझे लगे। और इसी कारण में बीते 10 वर्षों से जब जुड़ा था, तब से आज तक बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा साथ रहा है। वो मेरे जितने आदरणीय हैं, मैं उतना ही उनका प्रिय हूँ। और चूँकि गज़ल एक ऐसी विधा है जिसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से कही जा सकती हैं, लोगों तक पहुँचती हैं। साहित्य में बहुत सारी विधाएं प्रचलित हैं, और मुझे ये जानकर अच्छा भी लगता है। और शफीक भाई के बारे में ये बताना भी लोगों को मैं चाहता हूँ कि गज़ल के अतिरिक्त लगभग समस्त विधाओं को उन्होंने ढंग से पढ़ा है, समझा है, और कहीं ना कहीं अधिकारपूर्वक उसमें रचना भी वो करते रहे हैं। उपन्यास है, कहानी है, नाटक हैं, लोकगीत हैं, तमाम सारी विधाओं में उनकी कलम चलती है। और बीते दिनों जिस तरह से उन्होंने बॉलीवुड में भी अपने नाम की छाप छोड़ी है, उनका जो भी लेखन बॉलीवुड में रहा है, वो वाकई में बहुत कुछ एक
साहित्यिक दृष्टिकोण से देखूं तो मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि जब बॉलीवुड की बात आती है तो आमतौर पर लोग कहने लगते हैं कि बॉलीवुड में गीत लेखन का मतलब साहित्य से दूरी, जबकि ऐसा नहीं है। साहित्य और सिनेमा का बहुत ही करीबी संबंध रहा है। लोग अक्सर जुमले में ये बात कहते हैं सिनेमा के बारे में कि जो समाज चाहता है वही सिनेमा में दिखाया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। सिनेमा का सीधा प्रभाव हमारे समाज पे पड़ता है, हमारी पीढ़ी पर पड़ता है। तो निश्चित रूप से सिनेमा ऐसा होना चाहिए जो कि पीढ़ी को ऊर्जा दे सके, उसको नई दिशा दे सके। तो ऐसे में शफीक अंसारी, मासूम सदरपुरी जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है, जिस तरह के वो गीत लिख रहे हैं। मुझे याद आता है, सच बताऊं, अभी बीते दिनों जिस तरह से उन्होंने एक गीत लिखा, और वो गीत जिसने गाया बॉलीवुड में, वो नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं, स्वर्गीय मोहम्मद अजीज़ साहब, एक उम्दा कलाकार। मैं तो बचपन से जब मैं उनकी आवाज़ का तब से फ़ैन हूँ जब मैं उनके नाम के बारे में परिचित भी नहीं था। जब शफीक भैया का वो गीत ऐ मेरे दिल बता क्या ये हिंदुस्तान है, अद्भुत गीत मुझे लगा। और उस गीत को ही नहीं, लगभग जितना लेखन मैंने देखा है उनका, उनके लेखन की खासियत यही है कि उनमें मानववाद का स्वर प्रमुखता से रहता है। कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति जब अपने इर्द गिर्द देखता है वही लिख पाता है। तो इन तरह के लेखन के पीछे कहीं ना कहीं शफीक भाई की जो परिस्थितियां रही हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और मैं तो साधिकार ये कह सकता हूँ कि बहुत ही उम्दा किस्म के इंसान हैं, बहुत ही बिरली सोच रखने वाले इंसान हैं शफीक भाई। और उनके बारे में क्या कहूँ, मैं बस इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी कलमकार लिख सकता है, ठीक है, निभाना बहुत कठिन होता है। लेकिन मैं एक छोटा मुँह बड़ी बात कह रहा हूँ कि साहित्यकार आज की दुनिया में बहुत हैं। ऐसा नहीं है कि लिखने वालों की कमी है, और ऐसा नहीं है कि सुनने वालों की कमी है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि किसी साहित्यकार को लीक से हटकर एक नया मुकाम दे देती हैं। मैं बात करूं हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा नाम, घर घर पूजा जाने वाला नाम, गोस्वामी तुलसीदास जी का। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो कुछ भी लिखा रामचरितमानस में, वो केवल साहित्य के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं रहा, बल्कि वो जीवन की एक आधारशिला बन गई और लोग उसको पूजने लगे, अपने पूजा घरों में वो पुस्तक रखते हैं। तो कहीं ना कहीं इसलिए नहीं कि बहुत बड़े कवि थे गोस्वामी जी, उससे भी बड़ी बात थी कि गोस्वामी जी एक बहुत बड़े राम भक्त थे। तो किसी कवि का कुछ भी लिख देना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, उसे निभाना भी महत्वपूर्ण होता है। कहा भी गया है कि कवि आज अजान तो काव्य से हैं, पर इच्छुक हैं अभिनंदन के, तुलना तुलसी से रहे करते, कब पास रहे रघुनंदन के। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि रघुनंदन से सामीप्य पाया जाए, तभी हम मानस जैसा ग्रंथ लिख पाते हैं। शफीक अंसारी जी ने जो कुछ भी लिखा है वो इर्द गिर्द देखा है। मुझे बड़ी खुशी होती है जब अदम जी की परंपरा, दुष्यंत जी की परंपरा की जो गज़ल रही है उसको आगे बढ़ाते हुए मैं उन्हीं की तिजारत दर्द की कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर फिर दोहरा रहा हूँ कि न मंदिर में रब बसता, न ईश्वर है शिवालय में, वो तो मौजूद है मुफलिस के खाली से पियाले में। जो जाहिल थे उन्हें रब दिख रहा था ज़र्रे ज़र्रे में, जो जाहिल थे उन्हें रब दिख रहा था ज़र्रे ज़र्रे में, रहे सब पूछते आलिम ग्रंथों और रिसाले में। ये मासूम सदरपुरी जी की रचनाएं हैं जो कि दिखाती हैं कि वाकई में वो कितना विराट सोचते हैं, कितना बेहतरीन उनका दृष्टिकोण है साहित्य के प्रति। और सिनेमा में जिस तरह से वो सतत लेखन कर रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में, जो वाकई में कहीं ना कहीं आरोप भी लगता है बॉलीवुड पर कि अब लिखने वाले नहीं रहे, तो जब ऐसे गीतकार वहाँ पहुँचेंगे, ऐसे रचनाकार वहाँ पहुँचेंगे, तो निश्चित रूप से सिनेमाई गीत साहित्य भी हमारा मजबूत बनेगा और समाज को साहित्य दिशा देने का काम करता है। और ऐसे में जो कुछ लिखा जा रहा है वो समाज
को एक नई दिशा प्रदान कर सके। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बेहतरीन लोग आगे आएँ। कहावत है कि कभी भी बुरे लोगों की सक्रियता समाज को प्रभावित नहीं करती है, समाज को हमेशा ही अच्छे लोगों की निष्क्रियता बर्बाद कर देती है। तो अच्छे लोग यदि सक्रिय रहेंगे तो समाज हमेशा ही बेहतर बना रहेगा। और इस नाते शफीक भाई जो कुछ भी लिख रहे हैं, मैं तो बहुत ही चूँकि करीब हूँ, तो मुझे कहने के लिए मैं घंटों उनके विषय में बात कर सकता हूँ, उनकी आदतों के बारे में, उनकी सोच के बारे में। लेकिन फ़िलहाल मैं इतना ही जानता हूँ कि वो एक बहुत ही उम्दा इंसान हैं, जिनकी सोच सदैव ही आम आदमी की सोच से मिलती है, उसकी पीड़ाओं की व्याख्या करती है। और ऐसा ही साहित्य वो रचते रहें। तिजारत दर्द की पुस्तक के लिए मेरी ढेरों शुभकामनाएं हैं और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसे ढेर सारे ग्रंथ, किताबें उनके द्वारा लिखी जाएं, समाज को मिलें, क्योंकि ऐसे लोग बिरले ही होते हैं समाज में। ऐसे लोगों की ज़रूरत है सच कहूँ समाज में। तो शफीक भैया आपको बहुत बहुत बधाई हो इस पुस्तक के लिए। और ऐसे ही बहुत कुछ अभी काम बाकी है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, चलते रहना है, लिखते रहिए और हम सबको इस बात का मौका देते रहिए कि आप पर गर्व कर सकें। और सच बताऊं तो शफीक भाई की उपलब्धियां जब भी किसी भी क्षेत्र की हों, वो मैं उन्हें देखता हूं और तो यही महसूस करता हूं कि वो मेरी खुद की निजी उपलब्धियां हैं। तो तिजारत दर्द की ये जो पुस्तक आ रही है गज़ल संग्रह के रूप में, ये मैं अपनी निजी उपलब्धि के रूप में देखते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये पुस्तक बहुत ही लोगों के दिलों को छुए। और बहुत बहुत बधाई शफीक भाई आपको। ऐसे ही रचते रहिए और स्वस्थ रहिए, हमेशा ही प्यार दुलार बनाए रखिए। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं।